हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका आपकी इस छोटे से यूट्यूब चैनल द न्यू क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से एक बुक तरीके से है जिसमें मैं आपको जो पॉइंट होती है, जो क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं डायरेक्ट पढ़ के बताऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एकदम आपके कंपटीशन लेवल का है। आप कोई भी अगर कंपटीशन पेपर देते हैं जिसमें आपका जीके और सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछता है, तो बस आप लोग इस वीडियो को पूरा एकदम कंप्लीट तक देखिएगा। क्योंकि ये वीडियो आपकी कई पार्ट में आने वाली है। ठीक है, ये मतलब ये जो पीडीएफ है इसका मैं पढ़ाने का जो पार्ट है ये हमारा पार्ट नंबर 1 होगा। और जो लोग काफ़ी जैसे कुछ एग्ज़ाम होते हैं आपके ENMMS नाम करके होता है। ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप है। और इसके बाद में CHS होता है, ये सेंट्रल हिंदू स्कूल होता है। और इसके बाद में अतुल महेश्वरी एग्ज़ाम, कई ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो कि आपके कंपटीशन लेवल के होते हैं। और इसमें कुछ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होते हैं, यानी कह सकते हो जितने भी आपके जिसमें क्वेश्चन पूछता है सोशल साइंस का और जीके का, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। और यहीं से आपका पक्का आपके इतिहास के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आप लोग यहीं से आपका इतिहास चैप्टर आज का शुरू होता है। और आप लोग रफ और कॉपी उठा करके आराम से एक एक क्वेश्चन में जहाँ जहाँ बताऊँगा वहाँ वहाँ आपको लिख लेना है बस। ठीक है, तो आइए ना देरी करके आपकी वीडियोस को शुरू करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे, यूनानियों ने भारतवर्ष को इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। यानी कि यूनानियों ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। और जबकि मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान का नाम से संबोधित किया था। यानी कि इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान जो है मध्यकालीन लेखकों ने कहा था। और जो इंडिया शब्द है, इंडिया शब्द का प्रयोग यूनानियों ने किया था। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार होते हैं कि हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया था और इंडिया शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं जो इतिहास से है। इतिहास में क्या है इसे हम पढ़ लेंगे पहले ध्यान से। प्राक इतिहास। ठीक है, प्राक इतिहास का मतलब होता है जिस समय मनुष्य के जीवन में जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राक इतिहास या प्राग ऐतिहासिक का कहा जाता है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक कहा जाता है। इसमें आपका दूसरा पॉइंट आता है कि औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, क्योंकि जो औजार थे प्राकृतिक मतलब प्रकृति के आधार पर जितने भी औजार थे तो उनको 3 भागों में बांटा गया था। पहला हो जाएगा पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ऐसा समझ में आ सकता है आपको कि प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल कितने भागों में बटा है। पहला हो जाएगा पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे। पुरापाषाण काल में मानव जीवन को पार्जन के लिए, ठीक है, जीवन को पार्जन के लिए मतलब शिकार और खाद्य संग्रह पर निर्भर था। यानी कि पुरापाषाण काल में जीवन को चलाने के लिए जो मानव था वह शिकार और खाने पीने की चीज़ों पर रहता था, यानी कि निर्भर रहता था। अगला अगर हम बात करें कि मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका पूछेगा कि किस काल में, या ऐसे कह सकता है कि मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे औजारों को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था माइक्रोलिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा कि मध्य पाषाण काल में आग अथवा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर लीजिएगा। ठीक है, इसको एकदम नोट डाउन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई भी कंपटीशन लेवल आपका जितना भी मतलब मेरे चैनल पे कंपटीशन के ज़्यादा वीडियो पड़े हैं। ठीक है, तो आप लोग कंपटीशन की वीडियो में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं इनका जिक्र हुआ ज़रूर है। ठीक है, तो अगर आग का पूछता है तो आग जो है ये मध्य पाषाण काल पर हो जाएगा। और अगर पूछता है पहिए का आविष्कार कब हुआ था तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, एक एक नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ से बनेगा कि नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषता खाद्य उत्पादन, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थित ग्राम्य जीवन पर विकास था। ठीक है, इसमें कोई उतना खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें अगला, मेहरगढ़ प्रसिद्ध व नवपाषाण कालीन स्थल है जहाँ 7000 ईसा पूर्व में कृषि कार्य का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। ठीक है, तथा जौ की खेती की प्रमाण मिलते हैं। अगर ऐसे हम बात करें कि नवपाषाण काल में खेती से संबंधित कौन सा अनाज प्राप्त हुआ था,
तो उसमें ऑप्शन रहेगा गेहूँ, चना, मक्का और जौ। तो उसमें आपको मैं यही बता दूं, यहाँ जो ऑप्शन लिखा है जौ, तो यही आपका उसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ते चलिए, क्योंकि बहुत लोगों को सिलेबस ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग टाइप का लगता है, तो इसमें मैंने बोरिंग हटा दी है, क्योंकि इसमें जितने भी जो टू द पॉइंट होते हैं मैंने उसमें बात की है, क्योंकि उसको हाईलाइट भी कर दिया है, पढ़ने में मज़ा आएगा शायद ही आप लोगों को। आप देखिए, हम बात करेंगे यहाँ जो हड़प्पा सभ्यता है, सेडिप्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे रेडियो कार्बन 14 यानी कि रेडियो कार्बन 14 जो है, जैसी नवीन काल निर्धारण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1000 मतलब 1750 ईसा पूर्व कह सकते हो। ठीक है, 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अगला अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की कांस युगीन सभ्यता थी। ठीक है, ऐसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, चाहे आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी का हो, मतलब कंपटीशन के अंदर जितने भी आपके सोशल से और जीके से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको यहीं से पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी युगीन सभ्यता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आपका रहेगा कांस युगीन सभ्यता। ठीक है, अगला अगर हम बात करें यहीं पे कि इसका जो वर्ष था, यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1921 में दया राम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा स्थल की खोज या खुदाई कराई थी या खोज की थी। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि दयाराम मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी हो जाएगा, और उसका जो सन अगर है, डेट अगर पूछता है, तो डायरेक्ट आपका हो जाएगा 1921 हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में बात करते हैं 1921। अगला हम बात करते हैं जिसमें एक बृहद नगरीय ढांचे का अवशेष प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये सब कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1922 से 1923 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की स्थल की खुदाई के दौरान हड़प्पा से मिलते जुलते अवशेष तथा आदि संरचना को देखा था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो 1922 और 23 है, इसमें राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो की या मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी और कब की थी, तो इसका आंसर आप सभी को मिल गया, राखलदास बनर्जी ने, और 1922 से 23 में की थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि मैं इसका अभी आपके सामने मतलब जब ये आपका सिलेबस ख़त्म होगा इतिहास का, मतलब जो चैप्टर है, इसके बाद हम आपको एमसीक्यू का एक टेस्ट देंगे, मतलब दिलाएंगे, उसमें से आप लोग बताएंगे आपका कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, और ख़ासकर मैं ये वीडियो आपको एनएमएस और जो आपका होगा अतुल महेश्वरी और डीटीएससी एग्ज़ाम और ऐसे जो कंपटीशन पेपर आएंगे उनके लिए है। ठीक है, और ये मतलब है सभी लोगों के लिए, बट इसमें जो मेरा मेन मकसद है, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इसमें क्या है कि जितने भी इतिहास के चैप्टर आज तक मैंने देखे हैं, इतिहास के जो क्वेश्चन होते हैं सब लगभग में यहीं से आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम बिना स्किप किए हुए देखिए आराम से, और अगर बोरिंग लग रहा है तो आराम से वीडियो को छोड़कर आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला। तो यहाँ पे लिखा है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर फैला है। ठीक है, याद रखिएगा, यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांडा से उत्तर यानी कि उत्तर में कश्मीर से मांडा से दक्षिण में दैमाबाद तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से पूर्व में पश्चिम उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। ठीक है, जो ये सभ्यता थी, ठीक है, वो उत्तर में कश्मीर से मांडा और दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से और पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी। ये है, यानी कि इतनी जो आपकी मतलब हड़प्पा सभ्यता थी, इतना उसका फैलाव था, इतनी दूरी में फैला हुआ था। अब अगर हम बात करें कि वहाँ की नगरीय व्यवस्था कैसी थी, तो यहाँ देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता स्थल से प्राप्त नगरीय अवशेष प्रायः दो भागों में विभाजित हैं, ऊपरी तथा निम्न भाग। ऊपरी भाग के शासन नगर, जिसमें राजकीय इमारतें, खाद्य पदार्थ मतलब खाद्य भंडार गृह इत्यादि निर्मित हैं, जबकि निम्न भागों में छोटे भवनों के साक्ष्य प्राप्त मिले हैं।
और यहाँ पे है कि भवनों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो इमारत थी किसकी बनी हुई थी, तो ये पक्की ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा इसे। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता जल निकासी प्रणाली तथा नगरीय योजन इसके शहरीकरण की प्रमुख विशेषता थी। अगर अब यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो थी वो कैसी, मतलब गांव के लोग तरीके से रहते थे या शहर के लोग की तरीके से रहते थे, तो याद रखिएगा शहरी की व्यवस्था थी। वहाँ पे जो पानी निकास था बहुत ही अच्छा उनका वहाँ का व्यवस्था था। एक तरीके से नगरीय जो नगर में होता है, नगर योजना के इसके शहरीकरण की पूर्ण विशेषता थी, जो इसके समकालीन मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में अनुपस्थित थी। आपने इतिहास में 2-3 सभ्यता पढ़ी होगी, एक ये मिस्र की सभ्यता और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें से इन दोनों में से आपकी जो सभ्यता थी ये हड़प्पा सभ्यता बहुत अलग थी, शहरीकरण की, मतलब शहरी लोगों की जैसी थी। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, भवनों में स्नानागार बनाए जाते थे व इनसे पानी के निकास हेतु पाइपों का निर्माण किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में क्या किया गया था कि जो नहाने की जो जगह थी उसमें मतलब पानी की निकासी के लिए पाइप डाल दिया गया था, उसका निर्माण किया गया था। पक्की नालियों को ऐसे आराम से पाइप के थ्रू कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। ये स्थिति कहाँ है, मतलब स्थित कहाँ है, पाकिस्तान तक फैली हुई है। प्राप्त साक्ष्य क्या है, मोहरों पर एक सिंगी पशु, तांबे की इक्का गाड़ी, अन्नागार और संघ का बैल, ये सब यहाँ से प्राप्त हुआ था हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, यहाँ से जो साक्ष्य, कभी कभी साक्ष्य से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसका जो सन है आप लोग याद रखिएगा 1921 में। और एक कौन सी नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के स्थित है। और इसकी जो उत्खनन करता थे दयाराम साहनी थे, उनके जो खोज करता थे, इनका मतलब खुदाई किसने करवाई थी, तो दयाराम साहनी थे। अगला है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के जो इसे हम मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा राखालदास बनर्जी, यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखालदास बनर्जी ने की थी। सन आपका पूछेगा तो 1922 हो जाएगा। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और स्थिति यानी कि ये है कहाँ, तो ये लरकाना में है। ठीक है, लरकाना जो कि आजकल पाकिस्तान में है। ठीक है, मतलब इस टाइम मतलब जो पहले था, ये पहले लगभग में थोड़ा बहुत मतलब भारत और पाकिस्तान में था, लेकिन अब जो है इसे मतलब पाकिस्तान के अंडर में है। अब यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इसे हम देख लेते हैं। 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मतलब वो मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस मूर्ति, ठीक है, नर्तकी की कांस मूर्ति प्राप्त हुई है। विशाल अन्नागार व स्नानागृह, सूती वस्त्र। याद रखिएगा जो स्नानागृह है, ये जो विशाल का स्नानागृह है ये यहीं से प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन बनेगा चंदहूदड़ो में क्या है, इसका खोज करता थे एन जी मजूमदार थे। ठीक है, मजूमदार 1931 में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और ये जो स्थिति है सिंधु में है, और सिंधु कहाँ है इस टाइम, पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मनके बनाने के कारखाने, कांस की खिलौने मतलब प्राप्त हुए थे, कांस की खिलौना गाड़ी। अगला है कालीबंगा, याद रखिएगा कालीबंगा से भी कहीं कहीं क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा इसे। कालीबंगा के खोज करता थे अमलानंद घोष, और इसकी जो खोज हुई थी 1951 में खोज हुई थी। और ये जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये है क्या कहते हैं, घंघर। ठीक है, घंघर नदी है, घंघर सॉरी इसे कह सकते हो आप घग्घर। ठीक है, घग्घर कह सकते हो। और इसकी जो स्थिति है ये है श्री गंगानगर राजस्थान में। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटें, और यह अग्नि देवी का पक्की मिट्टी का हल। ठीक है, पक्की मिट्टी का हल यहाँ से प्राप्त हुआ था। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। नक्काशीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो ये भी आपका कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। और विशालकाय स्नानागृह आपका कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये मोहनजोदड़ो से।
और जो पूछता है आपका कि ये मोहरों पर एक सिंगी पशु पशु की जो फोटो थी, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ऐसे करके आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसमें क्या क्या पूछ रखा था, ठीक है। और अगला हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं आपसे देखेंगे कि सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था, ठीक है। समाज की जो व्यवस्था थी उसका मुख्य आधार आपका श्रेय जाता था परिवार को उस टाइम। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक मृगमेयी नारी मूर्तियों के कारण अनुमान लगाया जाता है कि समाज मातृसत्तात्मक था, ठीक है। यानी कि यहाँ की जो हड़प्पा सभ्यता की जो समाज की सत्ता थी ये किसके अंडर में थी, किसके अनुसार में थी, तो ये जो थी माताओं की सत्ता के अनुसार चलती थी, ठीक है। ये जो साक्ष्य मिले हैं उत्खनन में खोदे जाने पर, खुदाई करने पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से बता रहा है, ठीक है। आगे है कि लोग यहाँ के जो थे वो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे। क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, याद रखिएगा, गारंटी है, ये चीज़ याद रखिएगा। गेहूँ जौ मुख्य खाद्यान्न थे। अभी मैंने पिछली बार उधर आगे आपको बताया कि जो है वहाँ पे मतलब जौ की खेती प्राप्त, मतलब जौ के अनाज प्राप्त हुए थे, और यहाँ पे गेहूँ भी। तो जौ और गेहूँ दोनों मुख्य खाद्यान्न थे, ठीक है। जबकि मटर, राई, तिल, चावल, तरबूज आदि का भी उत्पादन होता था। लेकिन इन सभी में मुख्य जो था खाने के मतलब खाद्यान्न के लिए ये गेहूँ और जौ का ज़्यादा प्रयोग करते थे। आगे हम पढ़ेंगे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की मूर्ति उत्कीर्ण हुई है, ठीक है। उत्कीर्ण है जिसकी दाईं ओर चीता और हाथी तथा बाईं ओर गैड़ा और भैंसा उत्कीर्ण है। सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण है। इससे पशुपति शिव की मूर्ति के प्रचलन का पता चलता है। यानी कि यहाँ की जो मोहनजोदड़ो थी, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पशुपति शिव की, यानी कि यहाँ से प्राप्त पता चलता है कि यहाँ पर पशुपति शिव जी की पूजा की जाती थी। पशुपति जो शिव जी थे उनकी मतलब पूजा की पाठ की जाती थी। आगे हम पढ़ेंगे कि एक कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु पवित्र पशु थे। जिन पशुओं में कुबड़ रहता था, ठीक है, जिन बैलों में कुबड़ रहता था और सींग से जिन पशुओं में सींग होती थी उनको क्या माना जाता था, जो पवित्र पशु मानते थे। अगला यहाँ पे निर्विवाद रूप से रही होगी। बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाता था तथा फाख्ता, यहाँ पे लिखा है फाख्ता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। यानी कि इस सब जो प्रथा मतलब इसका जब उत्खनन हुआ वहीं से सब कुछ अनुमान लगा रहे हैं कि ये अगर है तो वहाँ पे इसका ये सब होता था। जैसे यहाँ पे क्या बात रखा है कि कुबड़ वाला बैल और सींग युक्त जो पशु थे पवित्र मानते थे, और बैल को पशुपति का वाहन माना जाता था, क्योंकि जो कुबड़ वाला बैल था वो यहाँ की क्या है मतलब पवित्र पशु माने जाते थे, तो ये पशुपति वाहन माना जाता था। और जो फाख्ता एक पवित्र पक्षी भी है। फाख्ता याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से कुछ भी संबंधित एक पवित्र पक्षी कौन सा था, तो ये आ जाएगा फाख्ता, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे लिंग पूजा प्रचलित थी, ठीक है, लिंग पूजा प्रचलित थी। लोग अंधविश्वास तथा जादू टोना में विश्वास करते थे। हवन हेतु बनाए गए अग्नि कुंड का साक्ष्य लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा कि अग्नि का कुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। हवन के लिए जो अग्निकुंड होता है कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये होता है लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। स्वास्तिक चक्र तथा क्रॉस हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है, क्रॉस और चक्र और ये स्वास्तिक, ठीक है, स्वास्तिक जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाली 9 फसलों की अब तक पहचान हुई है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो 9 प्रकार की फसलें उगाई जाती थी अभी तक पता चली। पहले में गेहूं, जौ के अतिरिक्त कपास, तरबूज तथा मटर भी उपजाए जाते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी विकास हुआ, ठीक है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि के साथ साथ
पशुपालन का भी विकास हुआ था। सबसे पहले कपास की पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। यानी कि सबसे पहले कपास की खेती किन सभ्यता के लोगों ने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था। हड़प्पा सभ्यता में मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित। याद रखेगा, ये जितने भी हाईलाइट क्वेश्चन हैं याद रखेगा इनको, कि हड़प्पा सभ्यता में कैसी प्रणाली व्यवस्था थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि सामान के बदले सामान लिया जाता था, वस्तुओं के बदले वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता था, उसके बाद खरीदा जाता था। वैदिक काल यहाँ से आता है कि वैदिक काल यहाँ से बात करते हैं। वैदिक काल में तो वैदिक काल के संस्थापक क्या कौन माने जाते हैं? आर्य माने जाते थे। ठीक है, आर्य थे। 1500 से 600 ईसा पूर्व के कालखंड को वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ऐसा पूछता है कि वैदिक काल के समय काल कितनी है? तो 1500 से 600 ईसा पूर्व मान सकते हो। ठीक है, मान नहीं 100% है। आर्य भारत आकर जिस क्षेत्र में बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि मतलब आर्य जिस स्थान पर मतलब भारत आकर जिस स्थान पर बसने लगे उस स्थान को क्या कहा जाता था? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। आर्यों के जीवन को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटा जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है, और कालखंड को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, जबकि 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को दो भागों में बांट दिया गया। पहला है ऋग्वैदिक काल और या पूर्व वैदिक काल, और एक दूसरे को मान लिया गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है, जो कि सन भी आपका दे रखा है। और सामाजिक संरचना, ठीक है, सामाजिक संरचना में अगर हम बात करें, ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार था, ये तो पहले बताया। यानी कि ऋग्वैदिक सामाजिक संस्था का परिवार माना जाता था। परिवार जो था ये पितृ सत्तात्मक था, यानी कि इसमें जो सत्ता जाता था, जैसे कह सकते हो एक गांव में एक प्रधान होता है, तो ऐसे करके एक परिवार में एक पापा जो थे, यानी कि सबसे जो पिता हैं मतलब पिता, उनकी सत्ता चलती थी, उनका अधिकार ज़्यादा था। ठीक है, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परिवार ऋग्वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कुलप कहा जाता था। ठीक है, हाईलाइट कर दिया मैंने। जिन अन्य सदस्यों से अधिक महत्व प्राप्त होता था, पितृ प्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। पितृ सम्मान, ठीक है, पितृत्व सम्मान। अगला है महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने तथा राजनीतिक संस्थाओं में शामिल होने की स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। वैदिक काल में अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा, सिक्ता जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख है। ठीक है, ये महिलाओं के नाम हैं जो कि ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित हैं। ठीक है, लिखे गए हैं। ऋग्वैदिक काल समाज का एक कालीलाई समाज था। ठीक है, कबीलाई समाज था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों, ठीक है, 4 वर्णों की चर्चा मिलती है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनकी जो जानकारी चर्चा मिलती है ये ऋग्वेद में उपस्थित है। ठीक है, गाय को अघन्या माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में गाय को क्या माना जाता था? तो अघन्या माना जाता था। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना मारने वाला पशु। ठीक है, ना मारने योग्य। ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज में संस्कारों को महत्व दिया जाता था। कन्या का विवाह मंत्रोच्चार, ठीक है, मंत्रोच्चार के संपन्न होता था, यानी कि ऋग्वैदिक काल में मंत्र के थ्रू शादी होती थी। आजीवन विवाह ना करने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। देखिए यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि ऋग्वैदिक काल में विवाह ना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो अमाजु कहा जाता था। ठीक है, आप लोग अगर सिलेबस पढ़ते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, अगर आप लोग डायरेक्ट MCQ देखते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। आज यहाँ से आपका पूरा सिलेबस क्रैक होता है। मात्र एक से नहीं, मतलब आपकी कई सारे वीडियोज़ आएंगे, जो आपकी पार्ट नंबर वीडियो फर्स्ट है ये, इसमें बहुत सारे मज़ा आएंगे। कितने भी क्वेश्चन में कराऊंगा लास्ट में इतनी आसानी से आप लोग कर देंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा
पर्दा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। इसमें कुछ ही नहीं होता था, बाल विवाह नहीं होता था, तलाक नहीं होता था, सती प्रथा भी नहीं होता था और पर्दा प्रथा भी नहीं था। जबकि विधवा एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। इसमें क्या होता था, विधवा और नियोग प्रथा का प्रचलन था। स्त्री तथा पुरुष आभूषण के शौकीन थे, चाहे स्त्री हो वो भी सोना चांदी बढ़िया से मतलब गहना जो है सब पहनते थे। आभूषण जो थे पुरुष और महिलाएं दोनों लोग सोने चांदी तांबे तथा बहुमूल्य धातुओं के आभूषण प्रयोग में लाए जाते थे। ठीक है, आभूषण में कौन कौन चीज़ प्रयोग मतलब क्या क्या प्रयोग में लाया जाता था, ये है सोना चांदी तांबा, ये सब प्रयोग किए जाते थे। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं ऋग्वैदिक आर्यों ने मनोरंजन के साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ का खेल था। ठीक है, ये सब जो है ऋग्वैदिक आर्यों के मनोरंजक खेल थे। ठीक है, कई अवसरों पर प्रतिस्पर्धा का आयोजन भी किया जाता था, यानी कि जो वहाँ की ऋग्वैदिक काल में जो लोग आर्य लोग रहते थे वो सब क्या कहते हैं, बहुत मनोरंजन के लिए इतना सब कुछ करते थे। फिर है, अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से है कि ऋग्वैदिक काल के जितने भी देवता हैं, ठीक है, किसका देवता कौन है। पहला है वरुण को क्या कहा जाता है, मतलब ये ऋत का संरक्षक माना जाता है। इंद्र को क्या कहा जाता है, युद्धों में नेतृत्व करता, कोई भी युद्ध होता उसका नेतृत्व करता आपका इंद्र थे। ठीक है, नेतृत्व करता कौन थे, इंद्र थे। इसके बाद है पूषण जो है चरागाहों का स्वामी, यानी कि पशुओं का संरक्षक। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि पशु ऋग्वैदिक काल में पशुओं का संरक्षक किसे माना जाता था, तो पूषण को कहा जाता था। अग्नि एक देवता थे जिनको यज्ञों का देवता माना जाता है, यानी कि ब्रह्मा से जोड़ने वाला अग्नि। और डायरेक्ट अगर शॉर्टकट में बात करें कि यज्ञों का देवता किसे कहा जाता था, तो अग्नि को। मारुत कई बार क्वेश्चन में आपका पूछता है। ये जो यूपी पुलिस है और क्या कहते हैं, और ऐसा जो क्वेश्चन होता है यूपी पेट वाला, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आंधी तूफान के देवता को क्या कहा जाता था, तो मारुत कहा जाता है। ठीक है, अश्विन मतलब होता है पत्तियों को हरने वाला, यानी कि चिकित्सा का देवता किसे कहा जाता है, तो अश्विन को। ये है देव का मतलब होता है आकाश का देवता देव को कहा जाता है, सबसे प्राचीन है। सोम को क्या कहा जाता है, सोम को कहा जाता है वनस्पति का स्वामी, यानी कि वनस्पति का देवता। पेय पदार्थों का देवता सोम को कहा जाता है। उषा को हम कहते हैं प्रगति एवं उत्थान का देवता, प्रगति और उत्थान का देवता उषा को कहा जाता है। विष्णु को हम कहते हैं सृष्टि का नियामक। सूर्य को हम कहते हैं जीवन देने वाला देवता, यानी कि भुवन चक्षु। ठीक है, तो जीवन देने वाला देवता सूर्य। आगे अब हम बात करते हैं ऋग्वेद। यहाँ पे हम चारों वेद को पढ़ करके इसके बाद में वीडियो को ख़त्म करेंगे। आज हम पहला बात करेंगे ऋग्वेद में हम पूरी जानकारी लेंगे कि ऋग्वेद में है तो होता क्या है, कितने सूत्र, कितने मंडल, कितने क्या होते हैं, सब कुछ हम डिटेल से बात करेंगे। ऋग्वेद में है 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10। इसमें देवताओं की सूक्ति, ठीक है, इस सूक्ति में 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बाल खिल्य श्लोक हैं। ठीक है, बचपन के खेल कूदने का श्लोक है। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ठीक है, मंत्र कितने, 10,462 मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। क्या माना जाता है, क्षेपक माना जाता है। और अगर हम बात करें इसमें 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है। ठीक है, जो सोम देवता है, अभी बताए ना सोम, तो उनकी देवताओं की बात की गई है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, यहाँ से हाईलाइट वाला क्वेश्चन देखिए कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो मतलब गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ऋग्वेद उसका आंसर हो जाता है, जिसमें सावृति नामक देवता को संबोधित किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में भी मतलब वो जो है देवता का इनका नाम है। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, सूर्य प्रमुख माने गए हैं। कौन कौन, इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम और सूर्य, ये सब जो है देवताओं में प्रमुख माने गए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्री कहते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ऋग्वेद का जो पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, उन ब्राह्मण को क्या कहते हैं, तो ये होते हैं होत्री। ठीक है, होत्री।
और हम बात करेंगे ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख है। ठीक है, जो लोग आर्य थे और आर्य नहीं थे उनके बीच जो संघर्ष हुआ था उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में पाया जाता है। इसमें प्रसिद्ध 10 राज युद्ध की चर्चा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि 10 राग युद्ध की चर्चा किस वेद में है, तो ऑप्शन देगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें आंसर होगा आपका ऋग्वेद में। ठीक है, हाईलाइट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जंगल की देवी के रूप में अर्याणी, ठीक है, अर्याणी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जंगल की देवी के रूप में अर्याणी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित है। ठीक है, सरस्वती जो नदी है उसका ऋग्वेद में बहुत बड़ा पवित्र स्थान है। ठीक है, ऋग्वेद में एक ऐसी नदी है जिसको पवित्र माना गया है, नाम है सरस्वती। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृति योनि कहा गया है ऋग्वेद में। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में आकाश के देवी देवता, आकाश के, आसमान के, यहाँ पे लिखे हैं सावित्री मतलब सावित्री, पूषण, उरुक्रम, सूर्य, विष्णु, उषा, ना सत्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं सबको आपको आना चाहिए। पहली बात, सामवेद का मतलब होता है, मतलब इसका पहले हम बात करेंगे साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, साम का मतलब क्या होता है, गान। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछता है कि साम का अर्थ क्या है, तो गान हो जाएगा। सामवेद में हमेशा याद रखिएगा संगीत से, यहाँ से जन्म होता है संगीत का। सामवेद का अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और सबसे प्राचीन वेद भी आपका ऋग्वेद है, याद रखिएगा। ऊपर आपने पढ़ा है कि ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यहाँ पे देखिए सामवेद में क्या है कि इस वेद में संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्गात्री कहलाते थे। वहाँ पे जो था ऋग्वेद के पाठ को पढ़ने वाले लोगों को कहते हैं होत्री, और सामवेद के श्लोक या मंत्रों को पढ़ने वाले पुरोहित को, पंडित को, उनको कहते हैं उद्गात्री। ठीक है, उद्गात्री कहते हैं। ठीक है, सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। अभी मैंने पहले बताया सामवेद में केवल गान, भजन, श्लोक, मंत्रों का ही उल्लेख है। ठीक है, शाम का डायरेक्ट संबंध होता है संगीत से। शाम का अर्थ गान होता है। इसे भारतीय संस्कृति का जनक माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक माना जाता है किसको, सामवेद को। आप पढ़ेंगे यजुर्वेद में है कि यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्म कांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पंडित या पुरोहित कहलाते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है अध्वर्यु, क्या कहते थे, अध्वर्यु कहलाते थे। यजुर्वेद को पढ़ने वाले अध्वर्यु कहलाते थे, और सामवेद को कहते थे, सामवेद को यहाँ पे लिखा है कि क्या कहते हैं, सामवेद को कहते थे उद्गात्री, मतलब गात्री कहते थे, और जो ऋग्वेद था उसको होत्री कहते थे। ठीक है, उसको पढ़ने वाले पुरोहितों को। यहाँ पे लिखा है यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचित है। इसके 2 पाठ अंतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद में पाठ अंतर है। अथर्ववेद लास्ट है। ठीक है, इसे ध्यान से देखिएगा, लास्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि अथर्ववेद की रचना अर्थवा ऋषि ने की थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अथर्ववेद की कोई खोज मतलब रचना किसने की थी, तो अथर्ववेद की अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोना से है। जो अथर्ववेद है फुल ऑफ तंत्र मंत्र, जादू टोना। समझ में आया, याद रखिएगा अथर्ववेद का अधिकांश जो संबंध है मंत्रों से है, जादू टोना यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से किया जाता है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी यहीं से होती है। यहाँ से दिखा है रोग निवारण की औषधि की चर्चा भी इसी में मिलती है। किसमें, अथर्ववेद में। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। जो भारतीय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, और यहाँ पे क्या है, सामवेद के मंत्रों को अखिल विज्ञान का आधार माना जाता है। ठीक है, अखिल मतलब भारतीय विज्ञान का आधार माना जाता है। अथर्ववेद की सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद की 2 पुत्रियां माना गया, एक सभा को और एक समिति को। अब हम बात करेंगे सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एक राट कहा गया है, यानी कि सम्राट का भी उल्लेख है। एक राट भी कहा गया है। अथर्ववेद में शासक को क्या कहा गया है? एक राट भी कहा गया है, और क्या कहा गया है? सम्राट भी कहा गया है। सम्राट शब्द का उल्लेख आपको एक अथर्ववेद में मिलेगा और एक राट का भी आपको इसमें मिलेगा अथर्ववेद में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम बात करेंगे अब अगले वीडियो में धार्मिक आंदोलन के बारे में। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बस एक लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल की जितने भी जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, सब की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी कोई बैच, कोई आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, आपको आराम से इसे पढ़ना है। और ये मेरा रिटन है, हैंड रिटन टाइपिंग किया हुआ ये नोट्स है, और इसको मैं खुद पढ़ करके खुद आराम से एक एक क्वेश्चन इसमें लिखता हूँ, जिसको बनाने के लिए कम से कम मेरे पास 7 से 8 दिन लगते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट मतलब आपका टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे, तब तक आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, ओके बाय। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आएगी।